आज का हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। इस चैप्टर में हम लोग केमिकल रिएक्शंस की स्पीड्स, उनकी वेलोसिटीज के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उनकी इक्वेशंस डेवलप की जाती है इसके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स है जो केमिकल रिएक्शंस की स्पीड्स या फिर वेलोसिटीज को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, देखो अपने पास कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो कुछ हमारे पास में रिएक्टेंट्स होंगे, कुछ हमारे पास में प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट्स है वो टाइम के साथ में कम होते जाते हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं वो टाइम के साथ में बनते जाते हैं। तो हम लोग ये बोलते हैं कि विद टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस। इसको हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये किस रेट से कम हो रहे हैं, किस रेट से बढ़ रहे हैं, इसको चेक करने के लिए हमारे पास में एक मेथड है, इसको हम लोग धीरे धीरे डेवलप करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। मान लो हमारे पास में कोई रिएक्शन है ए प्लस बी बी इज इक्वल टू सी सी प्लस डी डी। तो इसमें ए और बी क्या हो जाएंगे रिएक्टेंट्स, ये सी और डी क्या हो जाएंगे प्रोडक्ट्स। ये जो स्मॉल ए और स्मॉल बी है ये इन दोनों के मोल्स हैं और ये स्मॉल सी और स्मॉल डी इन दोनों के मोल्स हैं। ठीक, अब हम लोग मान लेते हैं कि दो टाइम T1 और T2 उन समय पर इनकी कंसेंट्रेशंस क्या क्या थी और उनको यहाँ पर लिख देते हैं। तो सपोज ए की कंसेंट्रेशन T1 पर बॉक्स ए से लिखी है और साइड में T1 मेंशन कर दिया कि ये टाइम T1 पर है। इसी तरीके से बी की कंसेंट्रेशन टाइम T1 पर लिखी है बॉक्स बी और साइड में T1 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम T2 पर इनकी कंसेंट्रेशन को बॉक्स ए T2 और बॉक्स बी T2 से मेंशन कर रखा है। ठीक, अब क्योंकि हम लोग टाइम T1 और T2 की बात करें तो T1 पहले था T2 बाद में, तो चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए इन डेल्टा टी मीन्स बाद वाला टाइम माइनस पहले वाला टाइम, यानी कि T2 माइनस T1 कैसे लिखेंगे, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना पड़ेगा। इसको हम लोग डेल्टा बॉक्स ए से लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा डेल्टा ए T2 पर माइनस डेल्टा ए T1 पर। इसी तरीके से बी की कंसेंट्रेशन को लिखना है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेल्टा बॉक्स बी इज इक्वल टू बी एट T2 माइनस बी एट T1। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि ए और बी दोनों की कंसेंट्रेशन टाइम के साथ में कम होती जाएगी, यानी कि कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो किस रेट से डिक्रीज हो रही है ना, या फिर बोल दो कि एवरेज रेट क्या है, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ ए, एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज ये माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी से दी जाती है। ठीक है, जो डेल्टा ए ये कैसा आएगा बताओ, ये कम है ये ज्यादा है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कैसी आएगी नेगेटिव, वो नेगेटिव और ये नेगेटिव कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डिक्रीज वर्ड पहले से कम में ले रखा है तो ये क्वांटिटी अल्टीमेटली पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ये वर्ड्स हम लोगों को थोड़े से ध्यान रखने और समझ के याद रख लेना है। ठीक, इसी तरह से बी के लिए लिखेंगे हम लोग एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, और इसको हम लोग रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी बोलेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे माइनस साइन यूज किया है इनकी नेगेटिविटी को हटाने के लिए, तो प्रोडक्ट्स में तो वैसे भी बाद वाली कंसेंट्रेशन पहले वाले से ज्यादा होगी, तो वहां पर हम लोगों को इस माइनस साइन को लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो क्वांटिटी पहले से पॉजिटिव आने वाली है। तो देखते हैं प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग लिखते हैं शुरू में कंसेंट्रेशन बॉक्स सी T1 पर, डी के लिए बॉक्स डी T1 पर, और बाद में टाइम T2 पर बॉक्स सी T2 और बॉक्स डी T2। ठीक है, आगे चलते हैं। तो C के लिए चेंज इन कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा डेल्टा C इक्वल टू बाद वाली कंसेंट्रेशन माइनस पहले वाली कंसेंट्रेशन। इसी तरीके से D के लिए क्या हो जाएगा चेंज इन कंसेंट्रेशन इक्वल टू बाद वाली कंसेंट्रेशन माइनस पहले वाली कंसेंट्रेशन। अब क्योंकि इनकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर हम लोगों ने प्लस साइन यूज किया है और रिएक्टेंट्स के लिए हम लोगों ने माइनस साइन यूज किया था। ठीक है, क्या बोला यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज, पहले से ये वर्ड यूज कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे वैसे भी दिक्कत नहीं है, तो एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ सी इज प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अब क्योंकि सी बन रहा है तो हम लोगों ने सी को अलग वर्ड से भी लिखा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से डी के लिए हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ डी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, और इसी को हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। अब देखो ये जो हम लोगों ने लिखा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, इन दोनों का इक्वल होना जरूरी नहीं है ना। ये केवल इक्वल तभी होंगे जब मोल्स ए बी सी डी इक्वल है, यानी कि किस पर डिपेंड करता है, जो इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है उनकी स्टोइकियोमेट्री पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर रखी है और उसको बहुत अच्छे से समझना है और याद रखना है। अब हम लोग रिएक्शंस की रेट के बारे में पढ़ते हैं, इसी को हम लोग रिएक्शंस की वेलोसिटी या स्पीड बोलेंगे। जो लिखा था अभी ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ध्यान रखना है, ये खाली रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन है। ठीक है, या बोल दो रेट ऑफ अपीयरेंस बोल दो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोल दो, ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं था। अब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको कैसे बोलते हैं,
फॉर ए रिएक्शन पर मोल रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, ये जो लिखा था ये पर मोल नहीं थे, ध्यान रखना है, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लो अपने पास में ये रिएक्शन थी ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, तो सी और डी यहाँ पे लिखा है, इनको देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने पर मोल की बात नहीं कर रखी, यहाँ पर सी से नहीं डिवाइड कर रखा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट सी है इसके मोल कितने सी, ठीक है, तो जब हम लोग इस क्वांटिटी को स्मॉल सी से डिवाइड कर देंगे तब ये पर मोल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी आएगा। और इसी तरीके से इसको जब हम लोग स्मॉल डी से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि कैपिटल डी के मोल्स कितने डी, तब ये हमारे पास में पर मोल रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डी आएगा, ठीक है। तो जब हम लोग इसको लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, सी के लिए लिखेंगे डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ये लिख दिया, फिर इसको सी से डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से डी के लिए डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी ये रहा, और इसको स्मॉल डी से डिवाइड कर देंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा 1 अपॉन डी डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। तो ये जो क्वांटिटी आई ना, इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन या फिर बोलते हो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ए के लिए माइनस तो आना ही है, क्योंकि वहां पर क्या था माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, इसके मोल से डिवाइड कर दिया, मोल्स कितने ए, तो स्मॉल ए से डिवाइड कर दिया। बी के लिए स्मॉल बी से डिवाइड कर देंगे। ये डिफरेंस हम लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। अब जो हमने पढ़ा था उसको अलग तरीके से लिखा हुआ है। जैसे मान लो ए के लिए बात करते हैं तो ये लिखा हुआ था -1 अपॉन ए डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। तो इसका मतलब क्या है, 1 अपॉन ए अलग कर दिया और माइनस का डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी अलग कर दिया। तो ये क्या था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रखा है 1 अपॉन ए से। तो उसी चीज को हम लोगों ने लिखा है कि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन दैट मीन्स ये इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। और इसको हम लोग क्या बोलते थे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो इन सबके लिए ऐसे लिखा हुआ है 1 अपॉन ए इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। फिर बी के लिए 1 अपॉन बी इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, सी के लिए 1 अपॉन सी इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, और डी के लिए 1 अपॉन डी इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। अब देखो ये जो हम लोगों ने लिखा था उसमें बोला था एवरेज, ये वाला वर्ड हम लोगों ने काम में लिया था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर दो डिफरेंस लिख रहे हैं, एक तो एवरेज रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन, और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो जब हम लोग एवरेज की बात करते हैं तो डेल्टा वाले साइन काम में लेते हैं, और जब हम लोग इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे होते हैं तो डिफरेंशिएशन वाला साइन काम में ले रहे होते हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं -1 अपॉन ए डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, यहाँ लिख रहे हैं -1 अपॉन ए डी बाई डी टी ऑफ ए, ठीक है। तो जब भी डी बाई डी टी आ जाता है तो वो इंस्टेंटेनियस रेट की बात करता है, और जब ये नहीं आता है तो एवरेज की बात करता है। जैसे वेलोसिटी के अंदर था ना 11th में, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी एवरेज चेंज इन द वेलोसिटी, ये था एवरेज चेंज इन द पोजीशन। इसी को हम लोग ऐसे लिखते थे डीवी अपॉन डी टी, और तब इसको बोलते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, याद है। बस उसी चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो नेक्स्ट हमारे पास में यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर हम लोग ऊपर कंसंट्रेशन लिख रहे थे, नीचे टाइम लिख रहे थे, मतलब ये ऊपर चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन की यूनिट्स लिखेंगे, ये तो मोल्स है, इसकी तो कोई यूनिट होती नहीं है। डेल्टा टी टाइम है, तो कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, कंसंट्रेशन को हम लोग मोल पर लीटर में लिखते हैं, टाइम को हम लोग सेकंड में लिखते हैं। या तो ये इसकी यूनिट बन जाएगी या फिर इसको ऊपर लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। इसको हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब देखो कोई क्वेश्चन हम लोगों को एग्जाम में पूछा हुआ है जिसमें इस तरीके से है कि एवरेज स्पीड से हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल सकते हैं क्या, तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब हम लोग एवरेज स्पीड की बात कर रहे होते हैं, मान लो 2 टाइम की बात कर रहे होते हैं, t इक्वल टू 1 सेकंड से लेकर t इक्वल टू 3 सेकंड की बात कर रहे होते हैं, तो हम लोग मान के चलते हैं कि इस पूरे टाइम इंटरवल में जो स्पीड थी वो चेंज नहीं हो रही है, भले ही वो चेंज हो रही हो, है ना। तो हम लोग ये बोलते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एवरेज स्पीड, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने कैसे लिखा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज नॉट फाउंड फ्रॉम एवरेज स्पीड बिकॉज, ये हम लोगों को ध्यान रखना है, जहां पर भी बिकॉज वगैरह मैं यूज करूंगा उसको याद कर लेना है। ड्यूरिंग द इंटरवल फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड इट इज एज्यूम्ड दैट द स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट भी एग्जाम में पूछा हुआ है, और उसमें इस तरीके से बोल रखे कि मान लो अपने पास में कोई रिएक्शन है, ठीक है, उस रिएक्शन के दौरान किसी पर्टिकुलर टाइम पर हम लोग कोई रिएक्टेंट मिक्स कर देते हैं, एक्स्ट्रा मिक्स कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर स्टेट पर इंस्टेंटेनियस स्पीड पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे होते हैं तो ये जो डी बाई डी टी हम लोग लिखते हैं ये बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए लिख रहे होते हैं, बहुत ही छोटे टाइम के लिए लिख रहे होते हैं। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर एक ही कंसंट्रेशन ले लेते हैं, तो एक ही कंसंट्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक्चुअल में ये कहाँ से आ रहा होता है, याद करो जरा, ये इस तरीके से आ रहा होता है कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी से आता है डी बाई डी टी ऑफ ए, मीन्स ये जो टाइम डिफरेंस है इट्स वेरी वेरी स्मॉल, तो उतने कम टाइम डिफरेंस पर हम लोग चेंज इन कंसंट्रेशन का फर्क
मेजर नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसको इस तरीके से बोलते हैं, इफ सम क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट इज रिमूव्ड or added at a time during some reaction, then it doesn't change the instantaneous speed of the reaction at that moment, because this dt is so small that it is not affected when that small amount is added or removed. अब देखो गैसियस रिएक्शंस में क्या होता है, गैसियस रिएक्शंस में जो कंसंट्रेशन है वो उसके पार्शियल प्रेशर से दी जाती है, मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के पार्शियल प्रेशर से दी जाती है। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में लिखी जाएंगी, और प्रेशर्स को हम लोग किस में मेजर करते हैं, एटमॉस्फेयर एटीएम में मेजर करते हैं। तो उसी हिसाब से जो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी यूनिट क्या बनेगी बताओ जरा, एटीएम पर सेकेंड, या फिर इसको ऐसे लिख दो एटीएम सेकेंड इनवर्स। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि गैसियस रिएक्शन के लिए यूनिट्स क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एटीएम पर सेकेंड, और एक्वियस रिएक्शन के लिए क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड।